नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करेगा। गुजरात के कच्छ तट पर जमीन पर उत्पन्न होने वाले दुर्लभ चक्रवात अस्ना के लिए अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने मात्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 में भारत की फिनटेक क्षमताओं को रेखांकित किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। वधावन बंदरगाह को महापत्तन यानी मेजर पोर्ट के रूप में स्थापित करने के लिए 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह महाराष्ट्र का तीसरा महापत्तन होगा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड 74% और 26% की हिस्सेदारी के साथ संयुक्त रूप से इस बंदरगाह को ऑपरेट करेंगे। वधावन बंदरगाह की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के आधार पर विकसित किया जाएगा। इस बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले में किया जाएगा, जहां लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत पोर्ट अथॉरिटी विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करेगी, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करेंगी। ये बंदरगाह न केवल देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा, बल्कि इसकी कुल कंटेनर होल्डिंग क्षमता 23.2 मिलियन TEU यानी 20 फुट के बराबर होगी, जिससे ये भारत के सबसे बड़े गहरे जल के पत्तनों में से एक होगा। इसमें गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शामिल होंगी। वधावन परियोजना का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। लगभग 20 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट के साथ ये विशाल कंटेनर जहाजों के संचालन में सहायता करेगा। ड्राफ्ट या ड्राउट वास्तव में जल की गहराई को संदर्भित करता है, जो जल सतह यानी वाटर लाइन और जहाज की कील यानी जहाज का निम्न बिंदु के बीच की लंबाई होती है। इसके अलावा ये बंदरगाह आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है और साथ ही ये भारत की स्थिति को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में मजबूत करेगा। इसके अलावा समर्पित पश्चिमी माल भाड़ा गलियारे से इसकी कनेक्टिविटी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण ये नए व्यवसायों और वेयरहाउसिंग के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। चलिए भारत के पत्तन क्षेत्र की बात करते हैं। भारत में 12 महापत्तन और 200 लघु पत्तन है। महापत्तन 1963 के महापत्तन न्यास अधिनियम के तहत शासित है और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। वहीं लघु पत्तन 1908 के भारतीय पत्तन अधिनियम के तहत शासित होते हैं और ये संबंधित राज्य के मैरीटाइम बोर्ड या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा की दृष्टि से और लगभग 70% व्यापार मूल्य की दृष्टि से समुद्री परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करेगा। सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने का अधिकार है। कोर्ट यह भी देखेगा कि क्या ऐसी सीमाएं सार्वजनिक ऋण प्रबंधक के रूप में RBI की भूमिका के साथ टकराव में है। संविधान पीठ के गठन का आधार इस वर्ष की शुरुआत में केरल सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे को बनाया गया है। राज्यों पर निवल उधार सीमा यानी NBC का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझ लेते हैं। पहला प्रभाव है संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन। राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको बता दें कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण के तहत राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय शक्तियां सौंपी जाती है ताकि सुशासन स्थापित किया जा सके। अगला है राज्यों द्वारा विकासात्मक व्यय पर प्रभाव।
आरबीआई के अनुसार राज्यों द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है, और राजस्व के स्रोत सीमित होने के कारण भी राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर लगाने की शक्ति मुख्य रूप से केंद्र के पास होती है। इसके अलावा उपकर और अधिभार से प्राप्त आय राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है। खबर के अंत में राज्यों द्वारा उधार लिए जाने से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या जमानत पर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार ले सकती है। अनुच्छेद 293(2) केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को ऋण देने और ऋण की गारंटी देने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 293(3) के अनुसार यदि राज्य सरकार पर केंद्र का उधार बकाया है या फिर राज्य के ऋण को केंद्र ने गारंटी दी हुई है, तब वह राज्य केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी से उधार नहीं ले सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए राज्यों हेतु निवल उधार सीमा यानी एनबीसी सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3% पर तय की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के कच्छ तट पर जमीन पर उत्पन्न होने वाले दुर्लभ चक्रवात अस्ना के लिए अलर्ट जारी किया गया। आमतौर पर चक्रवातों का निर्माण गर्म समुद्री जल के ऊपर होता है, लेकिन अस्ना चक्रवात गुजरात के कच्छ तट पर जमीन पर गहन अवदाब यानी डीप डिप्रेशन के रूप में उत्पन्न हुआ है। इसके अरब सागर पर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप लेने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार इससे पहले अगस्त में केवल 3 बार 1976, 1964 और 1944 में भारत की मुख्य भूमि के ऊपर चक्रवात उत्पन्न हुए हैं। अरब सागर में प्रवेश करते ही ये प्रबल हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गहन अवदाब एक चक्रवाती प्रणाली है जिसमें हवा की गति 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की गति 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गहन अवदाब के संभावित कारणों में असामान्य मॉनसूनी हवाएं, अरब सागर से आर्द्रता प्राप्त करना और भूमि पर मृदा में नमी होना, हिंद महासागर का गर्म होना आदि शामिल है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करते हैं। ये तेजी से घूमने वाला आक्रामक तूफान है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनता है। चक्रवात को बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चीन सागर और प्रशांत महासागर में बनने वाले चक्रवात को टाइफून, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में टॉर्नेडो और तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विली के रूप में जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं भारत में मौजूद उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। दुनिया के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आते हैं। ये चक्रवात लगभग मई, जून और अक्टूबर, नवंबर महीनों में बनते हैं। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का अनुपात लगभग 4:1 है। हालांकि जलवायु परिवर्तन संकट और अरब सागर के गर्म होने के कारण भारत के पश्चिमी तट पर भी अधिक चक्रवात निर्मित हो रहे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए कुछ विशेष स्थितियां आवश्यक होती हैं। सबसे पहले विशाल समुद्री सतह का होना आवश्यक है, जहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। इसके साथ ही कोरियोलिस बल की मौजूदगी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बल की अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पवन की ऊर्ध्वाधर गति में लगातार होते छोटे बदलाव भी चक्रवात के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र भी चक्रवात बनने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करता है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। प्रधानमंत्री ने मात्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 218 परियोजनाओं में से कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर नौका संचार और सहायता प्रणाली यानी VCS की शुरुआत की गई है। यह इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है। इसका मछुआरों के साथ दो तरफा संचार स्थापित करने, आपात स्थिति में बचाव और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 13 तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने हेतु मशीनों या मोटर से चलने वाले जहाजों को अलग अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अवसंरचना परियोजनाओं की नींव रखी गई। इन परियोजनाओं में फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स का विकास, अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण तथा मछली बाजारों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही एकीकृत एक्वा पार्क्स का विकास तथा रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS और बायोफ्लॉक जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु पहले शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही स्थान पर अलग अलग मात्स्यिकी गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध कराना है। ध्यान देने वाली बात है कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। इसके तहत फिश कल्चर टैंकों के पानी में मौजूद पार्टिकल्स और मेटाबोलाइट्स को हटाने के बाद पानी को रिसाइकल किया जाता है और उसका फिर से उपयोग किया जाता है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का बड़े पैमाने पर चलाई जा रही फिश कल्चर गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोफ्लॉक पर्यावरण अनुकूल एक्वाकल्चर तकनीक है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। आइए अब मात्स्यिकी पर नई परियोजनाओं की शुरुआत के महत्व को समझ लेते हैं। इससे मछली के उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही मछली एवं समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन के बाद के प्रबंधन में सुधार होगा। इसके साथ ही रोजगार के 5 लाख से अधिक अवसर पैदा होंगे तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। खबर के अंत में भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। भारत में वर्तमान में 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। समुद्री मात्स्यिकी की क्षमता 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। इससे जुड़ी योजनाओं या शुरू की गई पहलों को देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY 2020 से 2025 नीली क्रांति लाने हेतु प्रमुख योजना है। मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि यानी FIDF स्थापित की गई है। इसके साथ ही मछुआरों और मत्स्य कृषकों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GEF 2024 में भारत की फिनटेक क्षमताओं को रेखांकित किया। GEF का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने संयुक्त रूप से किया था। फिनटेक यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और क्लाउड सेवाओं पर निर्भर करती हैं। पेटीएम, फोन पे आदि फिनटेक कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए भारत में मौजूद फिनटेक सेक्टर के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत में फिनटेक को अपनाने की दर 87% है, जबकि इसका वैश्विक औसत 67% है। JAM ट्रिनिटी यानी जन धन आधार और मोबाइल के कारण दुनिया के लगभग 50% डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। इसके साथ ही फिनटेक उद्योग को पिछले 10 वर्षों में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश भी प्राप्त हुआ है और फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% की वृद्धि भी देखी गई है। भारत के फिनटेक सेक्टर ने अलग अलग सेक्टर्स में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिसमें पहला है वित्तीय सेवाओं का लोकतंत्रीकरण। UPI के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करते हुए 24/7 बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया गया है। इसके अलावा फिनटेक ने PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आसान ऋण उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 29 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंकों से जोड़ने और उन्हें लाभान्वित करने में सहायता करते हैं।
मुद्रा योजना के तहत 70% लाभार्थी महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बना रही हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए डिजिटल वित्तीय लेन देन ने पारदर्शिता में सुधार किया है और काले धन से निपटने में सहायता भी की है। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली मुख्य भूमिका छोटे उद्यमियों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की रही है। इसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने छोटे व्यवसायों को बड़े अवसरों से जोड़ा है। व्यापार प्लेटफॉर्म्स के कारण लघु संस्थाओं की लिक्विडिटी और कैश फ्लो में सुधार हो रहा है। इसके अलावा ई-रुपी जैसे डिजिटल वाउचर का कई रूपों में उपयोग किया जा रहा है। और आखिरी है गरिमा और जीवन की गुणवत्ता। फिनटेक ने दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल शिक्षा और कौशल सीखने की सुविधा प्रदान करके डिजिटल इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबर के आखिर में भारत में फिनटेक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहली बार महिला ग्राहकों को महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को नेविगेट करने में मदद करने के लिए PM जन धन योजना के तहत बैंक सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। देश में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ, और आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर और द मैजिशियन के नाम से मशहूर है। उन्हें ये उपनाम हॉकी स्टिक से गेंद को अपने नियंत्रण में रखने में निपुण होने और खेल की अच्छी समझ रखने के कारण दिए गए हैं। मेजर ध्यानचंद के योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। हम उनसे दृढ़ संकल्प, अनुशासन, खेल भावना आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत और मलेशिया ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पर्यटन के प्रचार और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। साथ ही मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म और इको टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के सदस्य देशों ने CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री खोज एवं बचाव को प्राथमिकता बनाना है। सरकार ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSEs को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये उपक्रम है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। विवाद समाधान योजना EDRS संबंधी आवेदन निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। इस योजना को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत शुरू किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अरावली इंजन के विकास और उत्पादन के लिए SAF HAL सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। नासा की एंड्योरेंस मिशन से प्राप्त डेटा ने पृथ्वी के उभय ध्रुवीय विद्युत क्षेत्र यानी अर्थ एम्बिपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अस्तित्व की पुष्टि की है। यह क्षेत्र पृथ्वी के आयन मंडल को आकार देता है। हालांकि एंड्योरेंस मिशन को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की वैश्विक इलेक्ट्रिक क्षमता को मापना है।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि क्वीर समुदाय के लोग जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पार्टनर को नॉमिनी घोषित कर सकते हैं। भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया। इसे रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।